हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विन एकेडमी। एससीजेड की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस प्रोविजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न्स एटसेट्रा सेक्शन 19। अगर किसी डेवलपर या एंटरप्रेन्योर को एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल एक्ट्स के अंडर कोई लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमेटी को एससीजेड के डेवलपमेंट या यूनिट सेटअप या यूनिट के ऑपरेशन से रिलेटेड मैटर्स पर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए ऑथराइज कर सकती है। एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल एक्ट्स के अंडर डेवलपर या एंटरप्रेन्योर जो रिटर्न्स या इंफॉर्मेशन देते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही फॉर्म प्रेस्क्राइब कर सकती है। एजेंसी टू इंस्पेक्ट सेक्शन 20। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कोई ऑफिसर या एजेंसी सर्वे या इंस्पेक्शन के लिए। ऑफिसर या एजेंसी चेक करेंगे कि डेवलपर या एंटरप्रेन्योर एज द केस में भी सेंट्रल एक्ट्स के प्रोविजंस का कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं, और फिर ऑफिसर या एजेंसी वेरिफिकेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे इन सच मैनर and within such time as may be specified in the said notification. Single enforcement officer or agency for notified offences section 21। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश करके किसी भी ऐसे एक्ट या ओमिशन को जिसे किसी सेंट्रल एक्ट के अंडर पनिशेबल बनाया गया है, इस एक्ट के पर्पसेस के लिए नोटिफाइड ऑफेंसेस स्पेसिफाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी भी ऑफिसर या एजेंसी को एससीजेड में किसी भी नोटिफाइड ऑफेंस के केस में एज एनफोर्समेंट ऑफिसर या एजेंसी ऑथराइज कर सकती है। नोटिफाइड ऑफेंसेस के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर या एजेंसी के पास कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर की सेंट्रल एक्ट्स के अंडर। इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर सेक्शन 22। ऑफिसर या एजेंसी जिन्हें सेक्शन 20 या 21 के अंडर स्पेसिफाई किया हुआ है एससीजेड या किसी यूनिट में इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर कर सकता है अगर उस ऑफिसर या एजेंसी के पास ये मानने का रीजन हो, और रीजन राइटिंग में होना चाहिए, कि एससीजेड में कोई नोटिफाइड ऑफेंस हुआ है या होने की पॉसिबिलिटी है। ऑफिसर या एजेंसी को एससीजेड या किसी यूनिट में इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर करने से पहले डेवलपमेंट कमिश्नर को इंटीमेट करना होगा। दिस विल बी विद प्रायर इंटीमेशन टू द डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न। यहाँ पर प्रायर इंटीमेशन की बात हो रही है। एससीजेड में कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 या सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 में रेफर्ड एजेंसीज या ऑफिसर के अलावा किसी और एजेंसी या ऑफिसर के द्वारा कंसर्न डेवलपमेंट कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं की जाएगी। यहाँ पर प्रायर अप्रूवल की बात हो रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो कोई भी ऑफिसर या एजेंसी एससीजेड या यूनिट में इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर कैरी आउट कर सकते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर को पहले से इंटीमेशन दिए बिना या डेवलपमेंट कमिश्नर की अप्रूवल के बिना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है तो ऐसे केस में ना तो डेवलपमेंट कमिश्नर को पहले से इंटीमेट करने की जरूरत है और ना ही डेवलपमेंट कमिश्नर के अप्रूवल की। सेक्शन 20, 21, 22 की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 13 जनवरी 2010। डेजिग्नेटेड कोर्ट्स टू ट्राई सूट्स एंड नोटिफाइड ऑफेंसेस सेक्शन 23। सेक्शन 23 स्टेट गवर्नमेंट्स को जहां एससीजेड सिचुएटेड है ये पावर देता है कि वो उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट से एक या ज्यादा कोर्ट्स को डेजिग्नेट करें एससीजेड में ऑफेंस से राइज होने वाले सभी सिविल नेचर के सूट्स के लिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 कहता है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के अलावा कोई भी और कोर्ट किसी भी सूट की सुनवाई नहीं करेगा, ना ही किसी नोटिफाइड ऑफेंस का ट्रायल करेगा। नो कोर्ट अदर देन द डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और कंडक्ट द ट्रायल ऑफ एनी नोटिफाइड ऑफेंस। अपील टू हाई कोर्ट सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंडर डेजिग्नेटेड कोर्ट के किसी भी डिसीजन या ऑर्डर से नाराज कोई भी पर्सन
हाई कोर्ट में अपील कर सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर्स. Time limit is 60 days from the date of receipt of order of designated court. डेजिग्नेटेड कोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर की रिसीट की डेट से 60 डेज के अंदर अपील फाइल की जा सकती है. आपको 60 डेज के अंदर अपील फाइल करना है और जेन्युइन रीजन है तो और 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा. अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि एपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, allow it to be filed within a further period not exceeding 60 days. High Court means the High Court of the state in which the SEZ is situated. So the time limit is 60 days from the date of communication of decision or order of designated court. It can be further extended by 60 days if there is sufficient cause. Offences by companies, section 25. सेक्शन 25 कहता है कि जहां किसी कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है वहां हर वो पर्सन जो ऑफेंस किए जाने के समय कंपनी के बिजनेस के लिए कंपनी का इंचार्ज था और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, साथ ही वो कंपनी भी, मतलब दोनों को, उस पर्सन को और उस कंपनी को उस ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली उन्हें पनिश किया जाएगा. अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है तो कंपनी के साथ साथ कंपनी के ऑफिसर्स को भी गिल्टी माना जाएगा, अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा. ऐसा पर्सन किसी भी पनिशमेंट का लायबल नहीं होगा अगर वो पर्सन ये साबित कर दे कि वो ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना किया गया था या उसने ऐसे ऑफेंस को रोकने के लिए ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी, पूरी सावधानी बरती थी. डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय यूनिट, सेक्शन 30. किसी एसईजेड से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डीटीए में ले जाए गए किसी भी गुड्स पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंडर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसमें एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटीज भी इंक्लूडेड है. जहां एप्लीकेबल हो ठीक वैसे ही जैसे गुड्स के इंपोर्ट पर लगती हैं. और एससीजेड से ले जाए गए गुड्स पर एप्लीकेबल होने वाली रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन वही होगी जो गुड्स ले जाने की डेट को लागू थी, और यदि वो डेट पता ना चले तो ड्यूटी की पेमेंट की डेट को रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन मानी जाएगी. पावर टू सुपरसीड अथॉरिटी, सेक्शन 40. Central government has power to supersede an authority for a maximum period of 6 months. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं किसी अथॉरिटी को सुपरसीड करने की फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक ही सुपरसीड करने की पावर है. सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड इफ अथॉरिटी इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज. अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है. अथॉरिटी हैज़ परसिस्टेंटली डिफॉल्टेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज. अथॉरिटी ने अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस में कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट किया है. अथॉरिटी हैज़ एक्सीडेड इट्स पावर्स, और अथॉरिटी हैज़ अब्यूज्ड इट्स पावर्स, और अथॉरिटी हैज़ willfully or without sufficient cause failed to comply with any directions issued by the central government under section 38. अथॉरिटी ने जानबूझकर या बिना किसी सफिशिएंट कॉज के सेक्शन 38 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू उस अथॉरिटी को सुपरसीड कर हटा सकती है फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं बल्कि उतने पीरियड के लिए सुपरसीड कर सकता है जितना कि उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया हो. अथॉरिटी को सुपरसीड करने से पहले उसे अपना रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा, और अगर अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी, उस पर विचार करेगी. इफेक्ट ऑफ सुपरसीडिंग द अथॉरिटी. Upon the publication of a notification under section 40 subsection 1 superseding the authority, the chairperson and other members of the authority shall vacate their offices. अथॉरिटी के चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स अपने ऑफिसेज वेकेट कर देंगे. All the powers, functions and duties shall be discharged by the central government. सभी पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे करेगी. All property vested in the authority shall during the period of suppression vest in the central government. अथॉरिटी में निहित सभी प्रॉपर्टीज सुपरसेशन के पीरियड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी. नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किए गए पीरियड के एक्सपायर होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है. फर्स्ट इज सुपरसेशन के पीरियड को फर्दर पीरियड के लिए बढ़ा सकती है बट नॉट एक्सीडिंग 6 months, या सेक्शन 31 में बताए गए तरीके से अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, सेक्शन 42. एसईजेड में अगर दो या ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स या दो या ज़्यादा डेवलपर्स के बीच
या किसी एक एंटरप्रेन्योर और किसी एक डेवलपर के बीच कोई भी सिविल नेचर का डिस्प्यूट होता है तो उसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा, प्रोवाइडेड ऐसे डिस्प्यूट से जुड़े सूट्स की सुनवाई के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंडर किसी कोर्ट को डेजिग्नेट ना किया गया हो। अभी हमने सेक्शन 23 डिस्कस किया था। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसेंट से एक या ज़्यादा कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर सकती है SCZ में ऑफेंसेस से अराइज होने वाले सभी सिविल नेचर के सूट्स के लिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंडर किसी कोर्ट के डेजिग्नेट होने के बाद किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। नो डिस्प्यूट शैल बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 23(1). जहां किसी डिस्प्यूट को सेक्शन 42(1) के अंडर आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया है, वहां उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट या डिसीजन आर्बिट्रेटर करेगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, और सभी आर्बिट्रेशंस पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। Where a dispute has been referred to arbitration under section 42 subsection 1, the same shall be settled or decided by the arbitrator to be appointed by the central government, and the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 shall apply to all arbitrations. Limitation section 43, किसी भी ऐसे डिस्प्यूट के केस में जिसे आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना जरूरी है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेगुलेट होगा लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मानो वो डिस्प्यूट कोई सूट हो और आर्बिट्रेटर कोई सिविल कोर्ट हो। The period of limitation in the case of any dispute which is required to be referred to arbitration shall be regulated by the provisions of Limitation Act 1963 as if the dispute was a suit and the arbitrator is a civil court. अगर एप्लीकेंट आर्बिट्रेटर को इस बात से सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास लिमिटेशन पीरियड के अंदर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए ना रेफर करने का कोई सफिशिएंट कॉज था, तो आर्बिट्रेटर लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी हो जाने के बाद भी उस डिस्प्यूट को एडमिट कर सकता है। The arbitrator may admit a dispute after the expiry of the period of limitation if the applicant satisfy the arbitrator that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period. तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।